फेवरिकुला साधारण ज्वर अथवा एक दिन का ज्वर। यह एक दिन का या थोड़े समय तक रहने वाला साधारण ज्वर है। इसका कारण है अपच, थकावट, गर्मी, सर्दी इत्यादि। ज्वर बढ़ने से पहले थोड़ी सुस्ती मालूम होती है अथवा शरीर टूटा। इसके पश्चात 101 से 103 डिग्री तक बढ़ जाता है। कभी कभी बच्चों में इससे अधिक चढ़ जाता है। नाड़ी तेज चलती है, सांस तेज चलती है, प्यास अधिक लगती है, मूत्र का रंग लाल और कम होता है, सिर में पीड़ा होती है, कब्ज रहता है, बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती। कभी कभी रोग बड़बड़ाता है, बहुधा पसीना और मूत्र और दस्त आकर ज्वर उतरता है। चिकित्सा A1 F1 एस्टेन का 5वां डाइल्यूशन या 10वां डाइल्यूशन में मिलाकर घंटे घंटे में पिलाना चाहिए। F2 का मलहम तथा फाहा स्थान नंबर 24 पर लगाना चाहिए। इससे ज्वर अधिक नहीं बढ़ पाएगा। 10 गोली एस्टेन की भोजन के पश्चात खिलाना चाहिए। भोजन हल्का और जल्द पचने वाला हो, जैसे दूध, साबूदाना, जौ का पानी, मूंग का दाल इत्यादि। ज्वर उतर जाने के बाद देना चाहिए अथवा एक गोली फीवरेक्स की 6 औंस पानी में गलाकर एक चम्मच 5-5 मिनट पर पिलावे। सिवाय पके हुए पानी के और कोई भी चीज़ खाने को ना दें। इससे हर प्रकार का ज्वर, सर्दियाँ उतर जाता है। इंजेक्शन नंबर 16 की 1-1 सीसी रोजाना पिलाएं। वेरियोला और स्मॉल पॉक्स, चेचक या शीतला, यह एक प्रकार का तीव्र जिद्दी ज्वर है जिसमें शरीर पर एक विशेष प्रकार के दाने निकल आते हैं। बहुधा यह दाने तीसरे दिन निकाला जाता है। इस रोग के कारण एक विशेष प्रकार का कीटाणु होता है। इसको छूत रोगी के दानों का पानी तथा मूत्र अथवा उसके श्वास में होने वाले में होती है, जो रोगी के पास जाने अथवा उसके शरीर व कपड़ों को छूने से तथा वायु के द्वारा या दूसरों को लग जाता है। इस प्रकार के 4 श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी रोग के छूत लगने से आरंभ होती है और 9 दिन से 15 दिन तक रहती है। बहुधा 12 दिन बाद रोगी के प्रत्यक्ष लक्षण होने लगते हैं। इस समय सुस्ती, काहली के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। द्वितीय श्रेणी में रोग का आक्रमण होता है। एक बार ज्वर चढ़ जाता है तो बच्चों में तो उसका अक्सर तयन्नुज होता है, अर्थात हाथ पांव टेढ़े मेढ़े होते हैं। मस्तिष्क खासकर कमर में अत्यंत पीड़ा होती है। अमाशय के मुंह पर पीड़ा होती है, उबकाइयाँ आती हैं। ज्वर 102 से 104 डिग्री तक बढ़ जाता है। दूसरे दिन से अधिक हो जाती है। भूख कम हो जाती है, प्यास अधिक बढ़ती है, जिह्वा पर सफ़ेद मैल जम जाता है, कब्ज होता है, चेहरा तमतमाया होता है, कनपटी की धमनी की शाखाएं तड़पती हैं। रात को रोगी बहुधा बर्राता है। बाज रोगियों को जुकाम और गले की पीड़ा भी होती है। तृतीय श्रेणी में यह दाने निकलने का समय 48 घंटे बाद तथा उसके तीसरे दिन बाद ज्वर कम हो जाता है। तब दाने निकलते हैं। सबसे पहले माथा, चेहरा, पीठ, हाथ पैर पर, फिर एक 2 दिन के बाद सारे शरीर पर दाने निकल आते हैं, जो कभी कभी मिले और कभी कभी अलग अलग होते हैं। ये आरंभ में त्वचा पर लाल और चमकदार उठे होते हैं, जो कि दूसरे तीसरे दिन हाथ में छूने से मालूम होता है। तीसरे चौथे दिन इन दानों में साफ पानी भर जाता है। 5वें दिन इन दानों के चारों चक्कर सा पैदा हो जाता है। दानों की नोक भीतर को दब जाती है। इसके अंदर का साफ पानी निकल जाता है, अर्थात 7वें 8वें दिन उसमें पीप पड़ने लगती है। 8वें दिन इन तमाम दानों में पीप पड़ जाती है और नोक पर काले रंग का धब्बा मालूम होता है। इस दिन फिर तेज ज्वर यानी 102 से लेकर 105 डिग्री तक बढ़ जाता है। रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। 10वें 11वें दिन दाने फटने लगते हैं। चतुर्थ श्रेणी में इसमें दाने
सूखने लगना आरंभ हो जाते हैं। 14वें दिन तक उन पर भूरे और काले रंग की खुरंट पैदा हो जाती है। 19वें दिन यह खुरंट उतरने लग जाती है और फिर 1-2 महीने तक यह खुरंट उतरती रहती है। खुरंट उतरने के बाद त्वचा पर भूरे और लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग के उपद्रव और रोग में भी हो जाता है, जैसे चेहरा, मस्तिष्क का खुरदबादा, आँख आना, सुनाई न पड़ना, नाक का बैठ जाना, खांसी, फुफ्फुस प्रदाह, आंत को प्रवाह हो जाएगा, अमाशय और आंतों में प्रवाह, सूजन होती है, दस्त आने लगते हैं, गुर्दों के प्रदाह होकर मूत्र में अवलिमन आने लगता है, मूत्राशय के प्रदाह होने लगती है, मूत्राशय कभी कभी बूंद बूंद आता है, कभी कभी बंद हो जाता है, अंडकोश में कभी कभी अंड गल जाता है, सड़ जाता है, स्त्रियों के डिंब ग्रंथियों में सूजन हो जाती है, गर्भाशय हो जाता है, गर्भास्राव हो जाता है, कभी कभी हिस्टीरिया आदि रोग भी हो जाते हैं। परिणाम इसका बहुत अच्छा ही होता है, रोगी अधिकतर अच्छे हो जाते हैं। इस रोग में 8वें से 13वें दिन तक कोई न कोई उपद्रव होता है। इस रोग की पहचान लाल ज्वर, खसरा, वाई का ज्वर, आंतयाक आदि में करना पड़ता है। चिकित्सा: जब इस रोग का संदेह हो तो S1 अथवा S5 का तीव्र डाइल्यूशन घंटे घंटे पर प्रयोग करना चाहिए। जब त्वचा पर दाने भली प्रकार से निकल जावे तब S1 और F1 का 5वें डाइल्यूशन का प्रयोग करना चाहिए। दानों में जल भरने के बाद C1 अथवा C5 का 5वें डाइल्यूशन में मिक्सचर के साथ प्रयोग करना आवश्यक है। C5 के लोशन से शरीर को पोंछना चाहिए जब तक त्वचा पर खुरंद उतरने लगे। उसमें X5 या C5 की 15 गोलियां बूंद हरी बिजली में गलाकर उसमें आधा सीसी जैतून या ग्लिसरीन मिलाकर चुपड़ना चाहिए। कभी कभी गरी का तेल भी उपयोग करना चाहिए। खाने के लिए जौ का पानी या मूंग की दाल भी कभी पानी इत्यादि लेना आवश्यक है। नमक, तेल, लाल मिर्च, खटाई और मसालेदार चीज़ों से परहेज करना आवश्यक है। यदि गले में कोई पीड़ा न हो तो फल इत्यादि भी दिए जा सकते हैं। इस रोग से बचने के लिए S1 की गोलियां 5 से 10 तक प्रतिदिन सवेरे और सायंकाल खाना चाहिए और इंजेक्शन नंबर 16 की 1 सीसी रोजाना लगा चाहिए। वेरिसेला ऑफ द चिकन पॉक्स, वेरिसेला मोतिया या शीतला, यह एक जिद्दी रोग है। इसमें पहले थोड़ा ज्वर होता है, फिर 24 घंटे बाद पीठ और छाती पर और लाल दाने निकल आते हैं। यह रोग 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बहुधा हुआ करता है। इसके बाद की अवस्था में बच्चे इस रोग में बहुत कम ग्रसित होते हैं। छूत लगने से यह 10 से 20 दिन के भीतर बहुधा 14 दिन में थोड़ा थोड़ा ज्वर चढ़ता है। इसके बाद 24 घंटे बाद गर्दन, पीठ और छाती पर लाल दाने निकल आते हैं। इसमें 12 से 24 घंटे के अंदर साफ पानी भर जाता है। दूसरे तीसरे दिन यह फूटकर सूख जाता है। 7वें दिन खुरंट उतरकर सफ़ेद और लाल रंग के धब्बे रह जाते हैं। यदि यह सब दाने एक साथ निकल जाए तो रोग 1 सप्ताह में अच्छा हो जाता है। परंतु दाने बहुधा दूसरे, तीसरे और कभी कभी 5वें दिन तक निकलते हैं। इस रोग के कारण रोग अच्छे होने से अधिक समय लगता है। इसी रोग का परिणाम अच्छा होता है क्योंकि इसमें कोई अन्य रोग होता है। दानों के निकलने से पहले इस रोग को पहचानना है। इसमें ज्वर के आरंभ होने से 24 घंटे के बाद दाने पहले पीठ पर निकलते हैं, फिर 5वें दिन सूख जाते हैं। चेचक में के बाद ज्वर के 48 घंटे बाद दाने पहले माथे, चेहरे पर निकलते हैं। 5वें दिन उसमें जल भरता है। 6वें दिन उसकी नोक दब जाती है। इस रोग की चिकित्सा का S1 फर्स्ट डाइल्यूशन, S1 और F1 का डाइल्यूशन से 1 डाइल्यूशन से करना चाहिए। F2 का कंप्रेस अथवा मरहम स्थान पर 24 पर लगाना चाहिए। इसके पश्चात S1 लाइटर डाइल्यूशन में पिलाना आवश्यक है। खसरा यह एक प्रकार का जिद्दी ज्वर है। इसमें पहले नज़ला जुकाम होता है। चौथे दिन बहुत छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। लक्षणों के विचार से यह रोग 2 प्रकार का होता है, एक साधारण और दूसरा तीव्र। खसरा साधारण लक्षणों में आता है। खसरा को मील्स ऑफ द मोरविली भी कहते हैं।
रंग के छूत लगने से 10-12 दिन के पश्चात यह रोग आरंभ होता है। पहले जाड़ा देकर ज्वर चढ़ जाता है, फिर तीव्र नहीं होता है, केवल 101 से 102 डिग्री तक चढ़ता है। बच्चों में कभी कभी हाथ पैर में ऐंठन होकर ज्वर चढ़ता है। रोगी चिड़चिड़ा हो जाता है, माथे में पीड़ा होती है, जुकाम होता है, नेत्र में लाली होती है, खुजली पीड़ा होती है, उसमें पानी भरता है, होंठों में सूजन आती है, बार बार छींकें आती है, नाक बहती है, हल्की लाली होती है, आवाज़ बैठ जाती है, बार बार खांसी होती है, छाती पर तनाव रहता है, सांस जल्दी जल्दी होती है, अमाशय के मुंह पर कभी कभी पीड़ा होती है, उबकाई आती है, कभी कभी कब्ज हो जाता है। ज्वर के 72 घंटे बाद चौथे दिन कभी कभी 5वें दिन खसखस की ये दानों की आवाज़, छोटे छोटे और लाल लाल दानों के आपस में मिलकर चांद के आकार के धब्बे बन जाते हैं, पहले माथे और चेहरे पर और फिर सारे शरीर पर निकल आते हैं, जो रोगी के शरीर पर हाथ फेरने पर भली प्रकार मालूम होता है कि इन दोनों की रंगत कभी कभी गुलाबी मिलावट लिए हुए, कभी लाल, कभी कलछवे रंग की होती है। यह लाली दबाने से जाती रहती है, दबाव हट जाने से फिर से हो जाती है। दानों के निकलने के समय जुकाम तीव्र हो जाता है। जब दाने भली प्रकार निकल जाते हैं तब ज्वर और अन्य लक्षणों में कमी हो जाती है। 6वें 7वें दिन मुरझा जाते हैं। 12 से 24 घंटे के अंदर ज्वर भी एकदम उतर जाता है। 8वें दिन मुरझाए दानों के ऊपर भूसी की तरह बारीक बारीक छिलके उतर जाते हैं। इस समय खुजली बहुत होती है। यदि रोगी को खुजली की शिकायत हो तो उसके नाक या कान बहता हो तो उस रोगी से अन्य लोगों को छूत लगने का भय रहता है। इस रोग का परिणाम अच्छा होता है जब सीने के रोग में जैसे काली खांसी, फुफ्फुस, प्रदाह इत्यादि हो जाए तो परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता है। गर्भवती स्त्री में इस रोग से गर्भ गिर जाता है। कभी कभी गर्भिणी के गर्भ में बच्चे को यह रोग हो जाता है। यह रोग तीव्र प्रकार का होता है। इसके काला खसरा भी कहते हैं। इसके लक्षण आरंभ में मामूली होते हैं, परंतु जल्द ही यह तेजी से पकड़ लिए जाते हैं। कभी कभी आरंभ में बुरे लक्षण पैदा हो जाते हैं। दाने काले और नीले रंग के निकलते हैं, गायब हो जाते हैं। उसके बीच की त्वचा विशेष प्रकार के पैरों के लाल रंग के धब्बे निकल आते हैं। कभी कभी श्लेष्मिक कला में रक्त प्रवाह हो जाता है। रोगी बहुधा दुर्बलता और बेहोशी से मर जाता है। परिणाम इस रोग का अच्छा नहीं रहता, परंतु आरंभ में से इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोपैथी औषधियों द्वारा चिकित्सा द्वारा रोग भयानक रूप से धारण कर पाता है। बहुधा रोगी के आँख, नाक और कान में प्रदाहयुक्त रोग होता है। किन्हीं बच्चों के दस्त आदि लगते हैं, जिसके कारण यह धीरे धीरे निर्बल होकर मर जाता है। चिकित्सा: ज्वर को उतरने के लिए F1 में 5वें और 10वें डाइल्यूशन में जल्दी जल्दी पिलाना चाहिए और F2 और सफ़ेद बिजली का फाहा नंबर 24 पर लगाना चाहिए। यदि ज्वर तीव्र हो तो लक्षण भयंकर हो जाते हैं। C5 का बड़ा फाहा मस्तिष्क पर रखना चाहिए और उसे बराबर तर पर करते रहना चाहिए। यदि ज्वर बहुत तीव्र रहे तो 5 से 10 गोलियां तक S1 की आधे घंटे और फिर इसी औषधि का प्रयोग प्रथम डाइल्यूशन में हर 5वें दिन करना चाहिए। F1 को अधिकता में प्रयोग न करके ना चाहिए। लाल बिजली नंबर 17 और 18 पर, पीली बिजली कनपट्टी पर लगाना चाहिए। ज्वर कम हो जाए तो S1 का प्रथम डाइल्यूशन देते रहना चाहिए ताकि दाने भली प्रकार निकल जाएं। यदि दाने एकाएक निकलना बंद हो जाए तो S1 के प्रथम डाइल्यूशन से विशेष लाभ न होगा और तीव्र डाइल्यूशन घंटे घंटे में पिलाना चाहिए जब तक कि दाने ना निकल जाएं। खांसी और अन्य छाती के रोग यदि उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं तो इनकी भी चिकित्सा के साथ साथ करना चाहिए। जब तक ज्वर रहे तब तक बहुत हल्का भोजन देना चाहिए। इंजेक्शन नंबर 22 और 23 1-1 सीसी रोजाना लगाना चाहिए। एरिस्पियन सुर्खवादा यह एक प्रकार का जिद्दी रोग है। इसमें त्वचा एक विशेष प्रकार की प्रदाह हो जाती है, जिसका कारण है कि एक कीटाणु जो कि किसी चोट या घाव या रगड़ के रास्ते में प्रवेश हो जाकर घाव को त्वचा के बाहर फैलकर इस रोग को पैदा करता है। यह रोग स्थानीय होता है, परंतु कभी कभी छूत के तौर पर यह फैल जाता है। बच्चों और बूढ़ों और निर्बल और मनुष्यों को यह रोग बहुत ज़्यादा हुआ करता है। जिन लोगों को यह यकृत और गुर्दों का पुराना रोग होता है जिनको एक बार यह रोग हो चुका उसको दोबारा या तिबारा हो जाए तो इस रोग को छूत लगने से
3 से 6 दिन तक इस रोग के लक्षण प्रकट होते हैं, कभी कभी 14 दिन तक प्रकट होते हैं। यह रोग 14 दिन तक होते हैं। यह रोग लेता है। ये इस प्रकार आरंभ होता है कि पहले जाड़ा लगकर ज्वर बढ़ता है, फिर जी मचलाता है, शरीर में पीड़ा होती है, फिर एक एक करके बार बार जाड़ा लगता है, तीव्र ज्वर होती है। रोगी जवान हो तो बहुधा नक्सीर फूटती है, यदि बच्चा हो तो हाथ पांव ऐंठने लगते हैं। ज्वर के चंद घंटे बाद या तो 1 या 2 दिन बाद चेहरे पर लाल लाल धब्बे और सूजन हो जाती है। बहुधा नाक या कान या मुंह के कोने पर, गाल या पिछले पपोटों पर एक लाली आरंभ हो जाती है। धीरे धीरे तमाम चेहरा, गर्दन बल्कि कंधों तक फैल जाती है। चेहरा सूजकर बदशक्ल हो जाता है, आंखें खुली रह जाती हैं, नाक भी सूजकर बंद हो जाती है। कीटाणु घुसने के स्थान पर की जगह तह तनी चमकदार हो जाती है, वहाँ बहुत पीड़ा होती है। जिस ओर का रंग बढ़ता है उस ओर लाली और सूजन का किनारा भली प्रकार मालूम होता है, परंतु जिधर से बरम हटता है उधर वह दशा नहीं भूलती। बहुधा तो बरम एक ही ओर बढ़ता है, परंतु कभी चारों ओर एक सा फैल जाता है, और जहाँ पर त्वचा ढीली होती है जैसे पपोटे अंडकोश की, वहीं पर सूजन आ जाती है और दबाने से गड्ढा पड़ जाता है, परंतु वहाँ पर त्वचा दबी हुई होती है जैसे कान, मस्तिष्क की। वहाँ पर सूजन तो कम होता है, परंतु पीड़ा बहुत अधिक होती है। यदि रोग भयानक हो तो उस स्थान पर आंवले पड़ जाते हैं, जिस पीले रंग के पानी भरा रहता है, छाले फूटकर घाव बन जाते हैं, आसपास की ग्रंथि पर रुग्ण हो जाती है, कभी कभी यह उसकी बनावट मुर्दार पड़ जाती है, उस स्थान पर सूजन या प्रदाह से ज्वर बढ़ जाता है। इस प्रकार ज्वर तीसरे, चौथे या 104 105 डिग्री तक पहुँच जाता है। यदि सूजन अधिक हुई तो ज्वर भी बहुत अधिक तीव्र हो जाता है। इसके विपरीत यदि सूजन कम हुई तो 102 से अधिक नहीं होता। नाड़ी तेज और भरी होती है, 1 मिनट में 100 से 102 तक चलती है। जिह्वा सूखी और उस पर सफ़ेद भूरी मैल जमी होती है। मूत्र कम होता है, उसमें कभी कभी अल्बुमिन होता है। कभी हलक में भी सूजन आ जाती है। सांस लेने और निगलने में कष्ट होता है। सूजन के 5वें या 6वें दिन ज्वर उतर जाता है। अगर बरम में कमी आ जाए तो शरीर के किसी स्थान पर रोग उत्पन्न हो जाता है, फिर ज्वर तीव्र हो जाता है। जब यह रोग अच्छा होने लगता है तो लाली, सूजन और पीड़ा में कमी आ जाती है और कुछ दिनों तक यह त्वचा पर भूसी उतरती रहती है। फिर सिर में यह हो जाए तो सिर में भूसी उतरने के साथ साथ बाल भी गिरने लगते हैं। इस प्रकार रोग में निर्बलता, सन्निपात और बेहोशी आ जाया करती है। रोगी मर जाने का भय रहता है। जब यह रोग चेहरे के आरंभ में होता है तो उसके साथ साथ सन्निपात हो जाया करता है। नए पैदा हुए बच्चों की नाभि में यह रोग उत्पन्न होता है। इसको उसकी माँ के इस रोग की छूत से प्रसूत का ज्वर हो जाता है। उपद्रव, त्वचा के नीचे फोड़े बन जाते हैं, तनी हुई त्वचा मुर्दार बन जाती है और यहाँ पर वहाँ की सूखने वाली ग्रंथियों में पीप पड़ जाती है। कभी कभी स्वर यंत्र में प्रभाव होता है, रोगी को दम घुटने से मर जाता है। खांसी, फुफ्फुस, प्रदाह आदि रोग हो जाते हैं। कभी कभी दस्त आने लगते हैं। कभी मस्तिष्क और उसकी श्लेष्मी कलाओं के प्रदाह होकर सन्निपात या बेहोशी हो जाती है। यदि यह रोग तीव्र हो तो मस्तिष्क में भी रुग्ण हो जाता है, स्वर यंत्र में सूजन हो जाती है, दम घुटने लगे तो स्थान काला पड़ जाता है, स्थान मुर्दार पड़ जाता है। रोगी बच्चा कमज़ोर हो या बूढ़ा या शराबी हो, उसको गुर्दों का रोग हो या परिणाम इसका अच्छा नहीं होता है। चिकित्सा, रोग के आरंभ होते ही यह लाल बिजली को स्थान नंबर 8 पर लगाना चाहिए। इंजेक्शन नंबर 14 1 सीसी लगा देनी चाहिए। 10 गोली S1 या S5 की सूखी गोली खिलाना चाहिए। इसके पश्चात 8 से 10 गोलियां 1 चम्मच पानी में घोलकर पिला देनी चाहिए। तब S1 या S5 के 5वें डाइल्यूशन में पिलाना चाहिए। यदि रोगी रक्त प्रकृति का हो तो साथ साथ A1 भी 5वें डाइल्यूशन में पिलाना अवश्य है। नीली या सफ़ेद बिजली को गर्म कंप्रेस रूप स्थान पर लगाना चाहिए। F1 5वें डाइल्यूशन ज्वर को कम करता है, मिक्सचर में पिलाना चाहिए। C5 का गर्म स्थान पर अत्यंत लाभदायक है। लाल और पीली बिजली के स्थान पर 17वें पर प्रयोग करना चाहिए। यदि ग्रंथियां रुग्ण हो तो रुग्ण स्थान पर पीप पड़ गई हो तो मिक्सचर BC1 और 5 का तृतीय डाइल्यूशन पिलाना आवश्यक। कंप्रेस्ड A2C5 और S1 और हरी बिजली को लगाना चाहिए। भोजन बलिष्ठ न देना चाहिए। इंजेक्शन नंबर 22 और 1 सीसी अंत में लगावें।